नमस्कार दोस्तों, तो आज हम एक और वीडियो लेके आ चुके हैं ऑर्गेनिक टोमेटो फार्मिंग टेक्निक्स के ऊपर, यानी हाउ टू ग्रो टोमेटोज ऑर्गेनिकली, ग्रोइंग टोमेटो प्लांट्स ऑर्गेनिकली। उसमें हम किस तरह की पैकेज और प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेंगे। और जो ये हमारा डेटा है दोस्तों, ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के वेबसाइट पोर्टल से, और आप इस पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि सिक्किम जो राज्य है वो एक ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हो चुका है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि टोमेटो का हम कैसे जैविक पोषक प्रबंधन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जाती है, फील्ड को कैसे तैयार करना है, पानी कैसे लगाना है, कितना लगाना है, वीड में, ये सारी बातें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा आपको जो टॉपिक ठीक लगे उस हिसाब से हमने डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन स्टैंप दी गई होगी, आपको उस पे जाके आप देख सकते हैं जैसा टॉपिक आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों टोमेटो है या टमाटर है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो लाइकोपर्सिकॉन एस्क्युलेंटम है। हाँ, और आपने ये सारी वीडियोस देखनी है टोमेटो, जो ऑर्गेनिक टोमेटो फार्मिंग के ऊपर हम ला रहे हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ थोड़ा अलग है, जिससे कि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि आपको टोमेटो फार्मिंग किस तरह से करनी है ऑर्गेनिकली। आपको हर एक राज्य के हिसाब से जो भी ये एक्सपीरियंसेस अलग अलग जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के उन्होंने किए हैं, उस हिसाब से जो उन्होंने पैकेज और प्रैक्टिसेस बनाई है, आपने उस हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो उसमें से चुनना है और आपको करना है। ठीक है, एवरेज। तो दोस्तों जो साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है टोमेटो को वो लाइकोपर्सिकॉन एस्क्युलेंटम। जो एस्क्युलेंटम इसके नाम के पीछे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक कल्टीवेटेड स्पीशीज है, यानी अगर मतलब जंगली नहीं है। ठीक है, अगर जंगली होता तो इसके पीछे नाम होता पिम्पेलीफोलियम। ठीक है, लाइकोपर्सिकम पिम्पेलीफोलियम। अब यहाँ पे है एस्क्युलेंटम यानी कल्टीवेटेड क्रॉप। अब वो इसकी जो फैमिली है, इसका परिवार है, ये किस फैमिली में आता है टोमेटो, वो है सोलेनेसी। अब सोलेनेसी में अन्य जो क्रॉप भी है जैसे टमाटर, जैसे ब्रिंजल है जिसको एग प्लांट बोलते हैं, पोटैटो है, चिली है, बेल पेपर है यानी शिमला मिर्च है। ठीक है, तो ये भी इसी फैमिली में आती हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी पेरुवियन एंड मैक्सिकन रीजन इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यहाँ वहां से आया है ये जो टोमेटो है। इसका मतलब सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी यानी सबसे ज्यादा विविधता इसकी जो जंगली प्रजाति है वो कौन से रीजन में, तो वो है पेरुवियन और मैक्सिकन रीजन। ये जो रीजन्स हैं या ये जगहें हैं वो है साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका का जो हिस्सा है पृथ्वी में, वहां पे है ये। ठीक है, कॉन्टिनेंट है जो। और इसके जो कॉमन नेम है जो टमाटर हिंदी में बोलते हैं, नेपाली में इसको राम बेदा बोलते हैं। टोमेटो देखिए प्रोटेक्टिव फूड है। टोमेटो प्रोटेक्टिव फूड क्यों है? क्योंकि इसमें स्पेशल न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, यानी इसमें पोषक तत्व स्पेशल होते हैं, खास होते हैं। अब न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे स्पेशल है कि इसमें 100 ग्राम में अगर 100 ग्राम इसका लेंगे तो आपको प्रोटीन उसमें 1.9 ग्राम मिल जाएगा, फैट 0.1 ग्राम मिल जाएगा, मिनरल्स 0.6 ग्राम मिल जाएंगे, और बाकी इसमें विटामिन भी काफी है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, निकोटिनिक एसिड है, विटामिन ई है, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये एक न्यूट्रिटिव क्रॉप है, प्रोटेक्टिव क्रॉप है, प्रोटेक्टिव फूड है। और ये कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है? जैसे उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, बिहार, ओडिशा, ये मेजर जो टोमेटो ग्रोइंग स्टेट्स हैं। और जो सिक्किम स्टेट है, इसकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सूटेबल है टोमेटो की क्रॉप को, अगर आप साल भर भी ग्रो करते हैं तो सिक्किम में हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि इसको मौसम किस तरह का चाहिए। दोस्तों टोमेटो एक वार्म सीजन क्रॉप है, लेकिन इसको हम ठंडे सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। पर एक बात आती है कि ये सीवियर फ्रोस्ट को सहन नहीं कर सकता, यानी अगर ज्यादा ही पाला हो जाए तो उसको नहीं, बहुत ही ज्यादा कठोर पाला हो जाए तो उसको ये सहन नहीं कर सकता। एवरेज जो मंथली टेम्परेचर जो इस क्रॉप को चाहिए वो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन कमर्शियली क्या है कि ये ग्रो कर सकते हैं हम 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही टेम्परेचर हाई हो जाए या लो टेम्परेचर हो जाए तो इसका फर्क ये पड़ता है कि जर्मिनेशन है जो सीड्स की वो नहीं होती, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, वो बढ़ेगा नहीं प्रॉपर, और जो फूल है वो गिर जाएंगे, फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा, जिससे ओवरऑल होगा क्या कि क्वालिटी होगी, जो गुणवत्ता होगी या ईल्ड होगी कि कितना ईल्ड आई फ्रूट की, वो नहीं इतनी आएगी। ठीक है, वो कम बढ़ जाएगी। टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी है जो वो फ्रूट कितना बनेगा उसको अफेक्ट करती है। कितना टेम्परेचर है, कितनी लाइट पड़ रही है, कितने तीव्रता है लाइट की, उससे पिगमेंट
पिगमेंटेशन, उसका कलर कैसा आएगा, है ना, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी फर्क पड़ता है अगर टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी ढंग की नहीं है। ठीक है, तो सिक्किम में तो ये है कि ज्यादा रेनफॉल जब होती है, हायर रेनफॉल जो एरियाज है, वहां पे क्या है कि सिर्फ पॉली हाउस में ही हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि रेनफॉल के कारण ऐसा बोला जाता है कि ज्यादा बीमारियां आती हैं, जिसके कारण लॉस हो जाता है क्रॉप्स का अगर ढंग से किसी ने प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो की हैं। ठीक है, तो सोइल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, इसको मिट्टी किस तरह की चाहिए, तो मिट्टी बहुत तरह की मिट्टी पे इसको ग्रो कर सकते हैं। सैंडी लोम यानी बलुई दोमट मिट्टी, क्ले में जिसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी, ब्लैक सोइल में भी ग्रो कर सकते हैं, रेड सोइल में भी, लेकिन होना चाहिए प्रॉपर ड्रेनेज, यानी उसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। और टोमेटो जो है वो मॉडरेट एसिडिक और सलाइन सोइल को भी टोलरेट कर सकता है। मॉडरेट एसिडिक यानी 5.5 से लेके 7.5 अगर पीएच है तो उसको वो सहन कर सकता है। और सलाइन सोइल्स होती हैं जो जिनमें क्षार ज्यादा होता है, सलाइन ज्यादा होता है, सोल्ट्स ज्यादा होते हैं सोइल्स में, वहां पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और सिक्किम की जो सोइल है वो एसिडिक होती है नेचर में, इसके कारण क्या है कि हमें डोलोमाइट हम ऐड कर सकते हैं 200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये रेकमेंडेड है अगर हमें अच्छी क्रॉप चाहिए। ठीक है, तो वैरायटीज की बात करें, देखिए दो वैरायटीज तो इसकी दो तरह की स्पीशीज होती हैं, एक तो एस्क्यूलेंटम होती है जो कि कल्टीवेटेड टोमेटो के रूप में आती है, और पिम्पाई नेलीफोलियम जो कि एक स्मॉल फ्रूटेड टोमेटो है। ठीक है, एक तो एस्क्यूलेंटम है, एक है पिम्पी नेलीफोलियम स्मॉल फ्रूटेड टोमेटो। अब टोमेटो की बहुत सारी वैरायटीज हैं जो ऑल ओवर ग्रो की जाती हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो भी हैं, जैसे डिटर्मिनेट होती हैं, सेमी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। अब आप बोलोगे कि ये इनमें क्या फर्क है, देखिए जो डिटर्मिनेट होती हैं वो क्या होती है कि कुछ हद तक ग्रो करके रुक जाती हैं, जैसे 4 फीट की हुई तो उसके बाद वो फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग के बाद आगे ग्रो नहीं करेगी, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट है। अब जो इनडिटर्मिनेट वैरायटीज आती हैं वो बेल की तरह होती हैं, यानी वो बुश की तरह ना होके बेल की तरह आगे बढ़ती रहती हैं, उसको फ्लावरिंग आती रहती है, वो भी आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, अब ओपन फील्ड में अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हमें डिटर्मिनेट टाइप्स की ग्रो करनी चाहिए। ठीक है, और जो पॉली हाउस के लिए कल्टीवेशन की जाती है उसमें हम सेमी डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट जो वैरायटीज हैं वो ग्रो करते हैं। और जो प्रोमिसिंग वैरायटीज है, जो फेमस वैरायटीज है सिक्किम के लिए भी है और अदर एरियाज के लिए भी हो सकती है, जैसे पूसा रूबी है, पंजाब छुआरा है, रबी और खरीफ सीजन के लिए। ठीक है, पूसा रूबी और पंजाब छुआरा। और दूसरा है अवतार और अविनाश हाइब्रिड्स, ये है सूटेबल पॉली हाउस की कल्टीवेशन के लिए। और तीसरा पॉइंट आता है रोमियो, जेसिका एंड इपोक, ये सूटेबल हाइब्रिड्स हैं ओपन फील्ड की कल्टीवेशन के लिए, जो हम मेन सीजन या ऑफ सीजन में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। ये तो वैरायटीज आ गई, सोइल रिक्वायरमेंट की बात कर ली हमने, क्लाइमेटिक की बात कर ली, टोमेटो के इंट्रोडक्शंस की बात कर ली। ठीक है, और फील्ड प्रिपेयर की बात करें कि नर्सरी कैसे शो करें, इसकी सोइंग, फील्ड प्रेपरेशन, सोइंग की बात कर लेते हैं। तो अगर हमें सीडलिंग्स को रेज करना है 1 हेक्टेयर के लिए, नर्सरी तैयार करनी है, तो 250 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। देखिए हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, इसको 100 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, यहाँ पे दिया है 250 मीटर स्क्वायर एरिया। तो दोस्तों दोनों को ही आपने एवरेज इनका ले लेना है, क्योंकि इन्होंने ये जो डाला है अपने एक्सपीरियंस से डाला है, और जो पिछली वीडियो में जो हमने बताया था वो ICR का जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से डाला हुआ था। रेनी सीजन में बेड्स को जो तैयार करना है उसकी लेंथ रखनी है आपने 7.5 मीटर और 1 मीटर उसकी चौड़ाई और 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर आप इसकी हाइट रख सकते हैं बेड की, 1 मीटर चौड़ाई और 7.5 मीटर लेंथ। ये तो होगी एक बेड का एरिया, है ना। अब बेड्स को कवर करना है आपने लेयर ऑफ FYM से और सैंड उसके बीच में मिक्स इक्वल प्रोपोर्शन में करनी है। एक तो FYM गोबर खाद और सैंड यानी रेता, उसको मिक्स करना है इक्वल प्रोपोर्शन में, फिर उसको कवर कर देना है बेड के ऊपर। ठीक है, बेड को उससे कवर कर देना है। FYM जो यूज करनी है हमने वो 2 से लेके 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हमने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और सीडलिंग्स को डैम्पिंग ऑफ बीमारी ना हो, यानी कमर तोड़ बीमारी ना हो, तो बेड्स को ट्रीट किया जाता है 10% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन से। ठीक है, अभी इन्होंने पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि ट्राइकोडर्मा से इस्तेमाल करो, ट्राइकोडर्मा, और यहाँ पे बोला है 10% फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल करो ताकि बेड्स को ट्रीट करो उससे, जिससे कि सीडलिंग्स को प्रोटेक्ट किया जा सके डैम्पिंग ऑफ से। अब एक और बात आती है कि हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इज एसेंशियल, यानी जब सीडलिंग्स तैयार हो जाएंगी 20, 25 या 30 दिनों के बाद, तो उससे पहले ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हमें उसको हार्डनिंग करनी पड़ेगी। अब हार्डनिंग कैसे करनी है कि हमने 4-5 दिन पहले जब उनको उखाड़ना है तो उससे 4-5 दिन पहले हमने उसको पानी देना बंद कर देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्डनिंग।
अब सीड रेट की बात करेगी, कितना ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन के लिए हमें सीड 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए, वो है 150 से लेके 200 ग्राम सीड। अब ये जो दिया है इन्होंने हाइब्रिड सीड के लिए दिया है। अगर ओपन कल्टीवेटेड वैरायटीज हैं, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज है, ओपी वैरायटीज है, तो उसके लिए आप जैसे पिछली वीडियो हमने बात करी थी 400 से 500 ग्राम बताया गया था, ठीक है। अब ये तो सीड रेट की बात करी। अब सोइंग टाइम की बात कर लेते हैं। मिड हिल्स के अंदर मार्च से लेके अप्रैल ये ऑफ सीजन में है सोइंग टाइम, और जो रबी सीजन क्रॉप है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगाते हैं, ठीक है। ये सिक्किम की बात है। मेन फील्ड की प्रिपरेशन की बात करें तो मेन फील्ड जब हम तैयार करेंगे तो उसको 4 से 5 बार प्लोइंग करके अच्छी तरह से उसको मिट्टी को बारीक करके तैयार कर देना है। उसमें 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर FIM इनकॉर्पोरेट कर देनी है 1 मंथ पहले ट्रांसप्लांटिंग के मिट्टी के अंदर, ठीक है। अब इसमें 20 से 30 टन दिया है सिर्फ गोबर खाद। अब ट्रांसप्लांटिंग की बात करते हैं। हेल्दी डिजीज फ्री जो ट्रांसप्लांटिंग करनी, हमने अच्छे जो डिजीज फ्री जो सीडलिंग्स हैं यानी जो पौधे हैं 21 से 25 दिनों के अंदर अंदर जो ओल्ड हैं उनको हमने मेन फील्ड के अंदर लगाना है। कितनी स्पेसिंग में लगाना है? अगर पॉली हाउस में लगाते हैं तो आपने 3 बाय 2.5 फीट के बीच में लगाना है, मतलब 3, अगर प्लांट टू प्लांट आपने डिस्टेंस रखना है 2.5 फीट और रो टू रो रखना है 3 फीट, और ओपन कंडीशंस में 2.5 फीट रखना है रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट 2 फीट रखना है। ये तो ट्रांसप्लांटिंग की बात। अब पानी की और वाटर इरिगेशन क्या देना है आपने टोमेटोज को, देखिए केयरफुल इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप स्टेकिंग क्रॉप लगाई हुई है, आपने अगर स्टेकिंग की हुई है टोमेटो की यानी उसको किसी चीज से सपोर्ट दी हुई है खड़ा रखने में, तो उसको 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। अगर ग्राउंड क्रॉप्स हैं तो उसको अगर आपने बिना स्टेकिंग के लगाया हुआ है तो आपको 10 दिनों के अंदर इरिगेशन करनी पड़ेगी। और काफी दिनों तक अगर आप पानी नहीं देते हैं और मतलब ड्राउट हो गया, पीरियड ऑफ ड्राउट आ गया और उसके बाद एकदम से हैवी वाटरिंग कर देते हैं तो फ्रूट के अंदर क्या होगा, क्रैकिंग आ जाएगी, क्रैकिंग ऑफ फ्रूट हो जाएगी। जनरली ओपन फरो मेथड इरिगेशन प्रैक्टिस की जाती है क्योंकि इस मेथड ये मेथड इकोनॉमिकल भी है, इसमें कम पानी लगता है और हाई क्वालिटी टोमेटोज प्रोड्यूस होते हैं ओपन फील्ड के अंदर। और ड्रिप इरिगेशन में तो फर्टिगेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रीन हाउस में, ग्लास हाउस या पॉली हाउस में ऐसा फार्मर्स करते हैं। अब भाई मेन मुद्दे की बात की ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो कि टेस्टेड है स्टेट ऑफ सिक्किम बाय ICR गैंगटोक। इन्होंने ये टेस्ट किया है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है टोमेटोज का, उसी आधार पे हम आपको ये बताने लगे हैं। टोमेटोज देखिए तो हैवी फीडर्स माने जाते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा ये कंज्यूम करते हैं क्योंकि इनकी रैपिड ग्रोथ होती है इस कारण से। अब न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है टोमेटो की उसमें बायो फर्टिलाइजर्स का रोल, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बायो फर्टिलाइजर्स का इंपॉर्टेंट रोल है उनकी अच्छी हेल्थ पौधों की मेंटेन करने में, उसके साथ साथ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। हमने क्या करना है कि जो FIM है यानी गोबर की खाद है वो अप्लाई करनी है एट दी रेट 4 to 8 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर में 4 से भी लेके आप कर सकते हैं 2.5 से लेके 8 किलोग्राम के बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में नीम के भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और इसके साथ साथ जब ट्रांसप्लांटिंग हम करने वाले होंगे तो सीडलिंग्स हैं जो हमारी पौधशाला है या पौधे हैं जो तैयार हो गए हैं 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर जो ओल्ड सीडलिंग्स हैं उनको हमें रूट डिपिंग उनकी करनी पड़ेगी। किसके साथ? एजोस्प्रिलम प्लस PSB फोस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया और एजोस्प्रिलम एक बैक्टीरिया है, PGPB बोल सकते हैं इसको, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को भी फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से और साथ में इससे हार्मोन्स को भी रिलीज करता है मिट्टी के अंदर जिससे कि पौधे की बढ़वार होती है। अब कितनी देर तक आपने इसको डिप करना है? 15 मिनट्स के लिए। और इसके साथ साथ हमने एडिशन करनी है वर्मी कंपोस्ट की एट दी रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जिससे कि फर्दर हमारी प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सके। अभी किस टाइम पे करनी है आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्केड्यूल भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब जो बोरोन और जिंक ये 2 मुख्य तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि टोमेटो की क्रॉप के लिए चाहिए होते हैं। बोरोन जो अप्लाई किया जाता है वो इन दी फॉर्म ऑफ बोरेक्स यानी Na2B4O7 इसकी फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कैसे अप्लाई करना है? सोयल एप्लीकेशन के साथ यानी FIM के साथ मिक्स करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
हेक्टेयर। अब स्प्रेइंग की बात करें तो 0.2% से लेके 0.4% बोरेक्स को हम फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज पे स्प्रे करेंगे तो प्रॉपर फ्रूट की डेवलपमेंट होगी, यानी जिस टाइम पे फल बन रहा होगा। और जिंक की डेफिशिएंसी की बात करें तो बायो जिंक एक ICR का प्रोडक्ट है, वो भी उसमें जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो जिंक को ZNO को जो कि इंसोल्यूबल होता है उसको सोल्यूबल फॉर्म में लाके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। और हमें कितना कैसे देना है, इसको हमने मिक्स करना है वेल डिकम्पोज्ड FYM के साथ में और अप्लाई कर देना है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सोल के अंदर। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो स्केड्यूल है टोमेटो का देख लीजिए। FYM की डोज यहाँ पे थोड़ी सी कम कर दी गई है, 2.5 से 3 किलोग्राम है पर स्क्वायर मीटर, और इसको अप्लाई करना है सोल के अंदर। किस टाइम पे करना है? 15 डेज बिफोर प्लांटिंग के, मतलब जब आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है उससे 15 दिन पहले FYM को आपने डाल देना है मिट्टी के अंदर। नीम के एक 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर सोयल एप्लीकेशन है, वे भी 7 डेज बिफोर प्लांटिंग। अब एजोस्प्रिलम की बात हमने कर ली। वर्मी कंपोस्ट की 500 ग्राम स्क्वायर मीटर है, आपको पहले 1 किलोग्राम बताई थी, तो 500 से 1 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस टाइम पे करनी है? 20 डेज आफ्टर प्लांटिंग, DAP, डेज आफ्टर प्लांटिंग। अब बायो NPK भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको 3 ml प्रति लीटर इस्तेमाल करना है। फोलियर स्प्रे करनी है इसकी 30 डेज आफ्टर प्लांटिंग, इसको इस्तेमाल करना है। बायो NPK यानी इसके अंदर नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया भी होंगे जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी हैं, और जो K है पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। बैसिलस की जो स्पीशीज वो ऐसे ही करते हैं। जो काव्यूरीन है वो 20% आपने इस्तेमाल करना है सोइल ड्रेंचिंग के साथ। 20% का मतलब ये है कि आपको 20 ml इन 100 ml यानी 200 ml इन 1 लीटर। ठीक है, ये हो गई ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया इसमें जरूर आप कमेंट कर दीजिए। अगर टोमेटोज को आपने स्टोर करना है तो 12 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस है। और अगर मैच्योर ग्रीन फ्रूट्स को आप कितनी देर तक रख सकते हैं? 30 दिनों तक आप रख सकते हैं अगर आप टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करते हैं 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो दोस्तों ये मेन टॉपिक हैं जो आपको इस वीडियो में हमने बताए। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करनी है, वाटर इरिगेशन कैसे करनी है, वाटर की इरिगेशन फिर ट्रांसप्लांटिंग किस समय पे करनी है, 21 से 25 दिनों के बाद में ओल्ड सीडलिंग्स को आपने ट्रांसप्लांट कर देना है, कितनी स्पेस में करना है, और फील्ड प्रिपेयर कैसे करना है अगर नर्सरी लगानी है तो वो बात आ गई। सीड रेट कितना रखना है, सोइंग टाइम मार्च टू अप्रैल फॉर ऑफ सीजन, रबी क्रॉप्स के लिए सितंबर टू अक्टूबर, वैरायटीज आपको बता दी, सॉइल रिक्वायरमेंट किस तरह की चाहिए, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट किस तरह की चाहिए ये भी बता दी। तो ये सारा इस वीडियो में है। बाकी आने वाली वीडियोस में और आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या चीजें अभी बहुत पड़ी हैं। देखिए दोस्तों एग्रीकल्चर ऐसा टॉपिक है कि इसमें इतनी वेरिएशन है कि आप एक टॉपिक के ऊपर भी, एक क्रॉप के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा वीडियोस लंबी हो जाएंगे। देखिए अभी भी ये वीडियो 20 मिनट तक पहुंच गई है। तो आने वाली वीडियोस भी हम टोमेटो के ऊपर अच्छी डिटेल बनाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।